नहीं मैम, देखिए हर मृत्यु दुखद है, लेकिन मृत्यु का कारण एसआईआर है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रही हैं तो इसमें कहां तक सच्चाई है ये तो जांच एजेंसियां पता करके बताएंगी। बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इतना अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेगा जस्ट क्योंकि जस्ट एसआईआर आ गया इसकी वजह से। आपके पास ना तो पैनिक करने का कोई कारण है, ना ही यहां से आपको भगाया जा रहा है, ना ही आपको यहां से निकाला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन इस मायने में बिल्कुल उनका नियत साफ है और वो बार बार कह रही है आप इस देश के नागरिक हैं, आप इस राज्य में रहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो इस देश के नागरिक हैं, इस राज्य में निवासी हैं, वही यहां रहने के हकदार हैं। यहां के रिसोर्सेज पे, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसका हकदार सिर्फ और सिर्फ इस देश के नागरिक और इस राज्य के बाशिंदा हैं। बाहरी किसी भी व्यक्ति को किसी भी हाल में यह सुविधा मुहैया ना कराई जाए, यही इलेक्शन कमीशन का मंशा है और इसमें राज्य सरकार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। मुझे नहीं लगता कि कहीं विरोधाभास है। माननीय मुख्यमंत्री ने जरूर कहा होगा कि भाई जिनको ये नहीं पता है उनको जानकारी दी जाए सही तरीके से। इस मायने में तो मैं इलेक्शन कमीशन को भी कहूंगा कि अवेयरनेस का अभाव है। हमारा बंगाल, रूरल बंगाल में जो भी हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता निवास करते हैं, उनको ये चीजों की, इन चीजों की जानकारी मैं सही मायने में कह रहा हूं कि नहीं है। उनको मदद की जाए, उनको गाइड की जाए। ये जो हेल्प डेस्क बना रही है सरकार, ये हेल्प डेस्क का मैं स्वागत करता हूं। हर राजनीतिक दल इस तरह से हेल्प डेस्क बनाए और नागरिकों को मदद करे और इस तरह से हम इलेक्शन कमीशन के काम को और कामयाब बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क है, इसका नमूना आज हम आपको दिखाएंगे। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो 21 जुलाई शहीद दिवस के अवसर पर उन्होंने भारी मन से बात बोला था कि ये जो एसआईआर का जो कानून है इसको बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी 4 नवंबर 2025 को एसआईआर बंगाल में लीगली लागू हो गया। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि हम पेपर नहीं दिखाएंगे और न कोई फॉर्म फिलअप करेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे ममता बनर्जी ने बीएलओ को बुला के खुद अपना जो इम्यूनेशन फॉर्म होता है उसको खुद फिलअप किया और सोशल मीडिया पर भी डाला। यहाँ पर यही सवाल उठता है कि आखिर ममता बनर्जी के करनी और कथनी में क्या फर्क है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से निष्पक्ष की तरह अपना काम कर रहा है, बार बार एक भी ओरिजिनल मतदाता न छूटे इसके लिए वो जगह जगह पर और बार बार कड़ी मेहनत कर रहा है। इसको लेकर बार बार रेक्टिफिकेशन भी किया जा रहा है ताकि एक भी मतदाता जो ओरिजिनल वोटर्स है वो नहीं छूटे। ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि हम एक भी वोट कटने नहीं देंगे और इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि जो भारत के नागरिक है इस बार 2025 के बाद जब एसआईआर लागू हो रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया को जो संपन्न किया जा रहा है उसमें हमारा इलेक्शन कमीशन का पूरा तरह से वादा है कि एक भी जाली वोटर को वोट करने नहीं देंगे। मतलब ममता बनर्जी अपने जीत पर अड़ी है और इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, एसआईआर जो लागू किया हुआ है, वो क्या जायज है, या ममता बनर्जी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर या जो देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जिस तरह से कटाक्ष कर रही है एसआईआर मुद्दे को लेकर, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और क्या उनका ये जो सवाल है वो जायज है कि नहीं है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा जिस तरह से बंगाल के विभिन्न कोने में देखा जा रहा है कि बीएलओ के ऊपर किस तरह से राजनीतिक प्रेशर बनाया जा रहा है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, क्या उनका एक प्रेशर बनाना जायज है, या जो इलेक्शन कमीशन बीएलओ को सख्त इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप किसी के दबाव में काम न करें, आप निष्पक्ष तरीके से काम करें, क्या ये भी सक्सेस हो पाएगा कि नहीं। इन्हीं सब मुद्दों का जवाब देने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है राजेश कुमार प्रसाद, जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत उन्होंने नजदीक से देखा हुआ है। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट और इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटमेंट है कौन सा वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं है, इसके बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। इसके अलावा इम्यूनेशन फॉर्म में जो राजनीतिक दल जिस हिसाब से मतदाताओं को पैनिक कर रहे हैं, आखिर पैनिक का क्या नतीजा होने वाला है, या इम्यूनेशन फॉर्म कैसे सही ढंग से फिलअप किया जाए, या उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से आपको टेंशन में पड़ जाए। उन्हीं सब चीज से जानेंगे कि आखिर ये ममता बनर्जी का करनी और कथनी में कितना अंतर है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, एसआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, एसआईआर तो चुनाव आयोग का एक ऐसा प्रक्रिया है जो
हर वक्त ही होता आया है। आजाद भारत जब से हुआ है उस समय से, ये 2002 के बाद इतना लंबा अंतराल का जो हुआ है, इस पे हमको ऑब्जेक्शन है। बाकी ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, सटीक है, अगर इसको चुनाव आयोग सही तरीके से, सही ढंग से कार्यान्वित करे तो। देखिए, ये आपका जो प्रश्न है ना, बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सही मायने में कई कई जगह पे हम लोग न्यूज में भी देख रहे हैं, अखबार में भी आ रहा है इस तरह की जानकारी है कि बीएलओ के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, बीएलओ, जितने भी बीएलओ नियुक्त किए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, उन्हें क्या करना है ये जानकारी दी गई है। उस ट्रेनिंग के दौरान उनसे मॉक फॉर्म्स भरवाए गए हैं, कैसे पब्लिक से पेश आना है, ये सारी जानकारियां दी गई हैं, और बाकायदा इस ट्रेनिंग को एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया है और एडुकेट किया है उनको। बीएलओज को मैं ये कहना चाहूंगा कि बीएलओज को असिस्ट कर रहे हैं बीएलएस, बूथ लेवल एजेंट्स, जो हर राजनीतिक दल ने दिया हुआ है। तो कहीं भी दबाव वाली राजनीति तो मुझे नहीं दिखती है, लेकिन जहां जहां पे कंप्लेन आया है, राज्य सरकार के का भी दायित्व है ये देखना कि किसी भी हाल में उनपे अनड्यू कोई दबाव ना बने, और चुनाव आयोग तो डेफिनेटली संज्ञान लेगा। और इस तरह का अगर कंप्लेन है तो बीएलओ स्वच्छंद है, वो तो चुनाव आयोग के अधीन है, राज्य सरकार का भी उनपे कोई दबाव नहीं है, ना ही राज्य सरकार अभी उनपे कोई पावर इख्तियार कर सकती है। बीएलओ अभी पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधीन है, जैसा निर्देश चुनाव आयोग का आएगा बीएलओ करने के लिए बाध्य है। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट भी है और आग्रह है सारे लोगों की तरफ से कि किसी भी दबाव में आए बगैर बीएलओ अपनी काम ईमानदारी से करें, क्योंकि जनता आपके साथ है, जनता आपके लिए तैयार बैठी हुई है। आप फॉर्म दीजिए और उसको रिसीव कीजिए, बाकी का काम चुनाव आयोग ठीक ढंग से निभा देगा। जैसा कि देश के गृह मंत्री बता चुके हैं कि पहले डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद डिलीट करेंगे और लास्ट में डिपोर्ट कर देंगे। नहीं, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस देश के नागरिक नहीं है या राज्य के निवासी नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ महीने पहले बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एक सफल प्रयास किया, और इसकी जो लेखा जोखा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी उन्होंने प्रस्तुत किया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पे मोहर लगा दी कि ये जो प्रक्रिया की गई है ये पूरी तरह से फुल प्रूफ है, और किसी देश के नागरिक को यहाँ से उनका नाम काट के या यहाँ से इनएलिजिबल करके बाहर नहीं भगाया गया है। एक सिंगल कंप्लेन नहीं है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी पश्चिम बंगाल की जो कह रही हैं कि पुराने डॉक्यूमेंट्स को मांगा जा रहा है, जिसके पास नहीं है वो इस देश का वोटर नहीं रह जाएगा, या यहाँ से डिलीट करके उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ये भूल भ्रांति है। ये मेरे ख्याल से ये जो कंफ्यूजन है, ये उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपने खुद भी संयम रखें, और क्या है कि अपने नेताओं को भी, सारे दल के नेताओं को भी ये जरूर इस बात का मैसेज जाए, और इस बात का स्ट्रांग मैसेज जाए कि जो भूल भ्रांति है वो वोटर्स में जो जानकार हैं लोग, उनका कर्तव्य बनता है कि गाइड करें, ना कि कंफ्यूजन क्रिएट करें। देखिए, सत्ता दल का हो सकता है कि कई कई जगह पे कुछ ऑब्जेक्शन रहा हो या कहीं कहीं विरोध रहा हो। रास्ते पे उतर के सत्ता दल विरोध नहीं कर रही है, लेकिन उनका जो कहना है कि हम पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे, जो एलिजिबल वोटर है वो तो बाध्य है दिखाने के लिए, नहीं दिखाने का सवाल ही नहीं उठता है। और एक जानकारी आपके माध्यम से हम सारे दर्शकों को देना चाहते हैं, अगर जिनका 2002 के लिस्ट में नाम है, जिस भी व्यक्ति का, महिला हो, बुजुर्ग हो, उनको किसी डॉक्यूमेंट की एडिशनल रिक्वायरमेंट या आवश्यकता नहीं है। 2 कॉपी आपको एसआईआर की फॉर्म दी जा रही है, आप दोनों कॉपी को भरिए, और जो बीएलओ हैं जो आपके घर तक पहुंचे हैं वो आपको एक एक्नॉलेज करके रिसीव करके दे देंगे, आपका काम खत्म हो गया। कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट वैसे भी नहीं लगेगा अगर 2002 के लिस्ट में नहीं है, तो आपको सही सही भर देना है, और एक हियरिंग का डेट दिया जाएगा जो कि आपकी जानकारी में होगा, आपको बताया जाएगा, आपका मोबाइल नंबर लिया जा रहा है, आपसे हर जानकारी ली जा रही है, तो आपको चुनाव आयोग हर हाल में बताएगी। इसीलिए ना तो इसमें कोई कंफ्यूजन पैदा करे, सबसे मेरा आग्रह है, ना तो कोई कंफ्यूजन पैदा करे, बल्कि जो लोग इस मामले में शिक्षित नहीं है उनको मदद करें, उनको हेल्प करें, गाइड करें, बताएं कि कैसे सही तरीके से एसआईआर फॉर्म भरा जाए, और कैसे हम सही मायने में इस देश के नागरिक हैं उसका प्रमाण हम इसके माध्यम से भी करें।
वैसे तो हर हाल में हमें प्रमाण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इस प्रक्रिया को शुरू किया है तो इसको सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेदारी राजनीतिक दल की ही नहीं, हर व्यक्ति विशेष की है। देखिए, पश्चिम बंगाल 294 विधानसभाओं का प्रदेश है। इसकी तुलना अगर हम बिहार के एसआईआर से करें तो बिहार भी 243 विधानसभाओं का केंद्र रहा है। तो वहां पे तो रिकॉर्ड टाइम में इलेक्शन कमीशन ने इसको सक्सेसफुल, कामयाबी तौर पे आप कह सकते हैं 100% सक्सेस रेट रहा है उनका, उन्होंने कर दिखाया है। तो ये मुझे नहीं लगता माननीय मुख्यमंत्री को इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ, उनका ये कहना कि कैसे ये फुल प्रूफ हो पाएगा, चुनाव आयोग को निश्चित करने दीजिए। अगर चुनाव आयोग इस चीज को सुनिश्चित नहीं कर पाई तो माननीय मुख्यमंत्री के साथ हम लोग भी खड़े होंगे इसके प्रोटेस्ट में, और ये मामला जरूर जाएगा सर्वोच्च न्यायालय तक। अगर इसमें पारदर्शिता का कहीं भी अभाव दिखा या कहीं भी ऐसा लगा कि चुनाव आयोग ने सही इसमें जस्टिस नहीं किया है या लोगों के साथ अन्याय हुआ है, तो बेशक उनको जवाब देना पड़ेगा सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन अभी जो उनका ये प्रक्रिया है ये बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है, और अगर ये बिहार में हो सकता है तो पश्चिम बंगाल के लोग बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, बहुत ज्यादा जानकार हैं और उनमें संयम भी है, वो हर हाल में इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। गुलशन कॉलोनी तो रहा है न्यूज में, और आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया है, दिखाया भी है कि उसमें अवैध जो लोग रह रहे थे वो आज के दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चुनाव आयोग का तो यही कहना है कि जो इस देश का नागरिक है, जो इस राज्य के निवासी हैं, सिर्फ और सिर्फ वही एलिजिबल है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का हक बनता है राज्य सरकार चुनना। और माननीय मुख्यमंत्री के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की इनसिक्योरिटी वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि वो तो जीत के आई हैं और रिकॉर्ड मार्जिन से 2021 में जीत के आई है, तो वो वैसा रिपीट क्यों नहीं कर सकती हैं 2026 में, ये मेरी समझ के बाहर है। खैर, जो भी हो, राजनीतिक जो उनका भय है, वो भय या इनसिक्योरिटी जो भी हुई है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी कमजोर नेता है माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, जो इस बात से डर जाएंगे कि हमारे वोटर चले गए या उनका नाम काट दिया गया। हाँ, उनका जरूर ये कहना है कि कोई भी एलिजिबल वोटर वंचित ना रह जाए, ये चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना होगा। इसीलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि একটা नाम हो जानो बात ना पड़े, मतलब वो एलिजिबल वोटर के बारे में कह रही हैं। वो भी नहीं चाहती कि घुसपैठिया, कौन राज्य का मुख्यमंत्री होगा जो घुसपैठियों को शरण देगा और कहेगा कि तुम हमारे यहाँ रहो और हमारे जो रिसोर्सेज है, जो हमारे नागरिकों के लिए रिसोर्सेज हैं, उसका आप दुरुपयोग करो, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि अब तक एसआईआर के डर से 9 लोगों की मृत्यु हो गई है, एसआईआर बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये जो मृत्यु हो रही है एसआईआर के कारण हो रही है। क्या कहें? देखिए, यही तो विडंबना हो गया ना, और दो तरफा बात हो गया। जब अगर हेड ऑफ द स्टेट माननीय मुख्यमंत्री, सारे लोग उनको देखते हैं इस राज्य के, अगर वो खुद इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, अंशदार बनी है, भागीदार बनी है, तो उनसे बल्कि लोगों को शिक्षा लेना चाहिए कि किस तरह से सही तरीके से हम इलेक्शन कमीशन का इसमें मदद करें, और सही तरीके से फॉर्म भर के हम सिर्फ जमा ही तो करना है, इसके बाद का काम इलेक्शन कमीशन का। आपको किसी भी लेवल में अगर लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप कंप्लेन लॉज कर सकते हैं, और इसकी सुनवाई मैं गारंटी देता हूं 100% है। सुन रहे थे राजेश कुमार प्रसाद, जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, उन्होंने स्पष्ट रूप से एक एक करके एक एक सवाल का जवाब दिया कि इस नॉमिनेशन फॉर्म में एसआईआर के मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को ज्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी डिटेल्स है, जो भी आपके पास डाटा है, उसको आप फिलअप करके अपने बीएलओ को दे दीजिए। बाद में हेयरिंग होगा, रेक्टिफिकेशन होगा, आपको बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट करेंगे और आपका काम हो जाएगा। मतलब साफ है कि यदि 2002 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपके पिताजी का नाम नहीं है, आपके माताजी का नाम नहीं है, आपका दादा परदादा या किसी का भी नाम नहीं है जिससे आपका बर्थ रिलेशन हो, तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस आप जो अभी आपके पास डेटा है, जो आपके पास वोटर आई कार्ड है, उसका एपिक नंबर से लेकर जितना भी डिटेल्स उसमें मौजूद है, वो आप नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप कीजिए, बीएलओ को जमा दे दीजिए। इसकी हेयरिंग होगी, उसके बाद वहां आपको बुलाया जाएगा, वहां पर जो भी इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगता है, जो इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पर दिया हुआ है, भारत सरकार ने जो क्लियर किया हुआ है कि 12 और 13 डॉक्यूमेंट है, यदि वो वैलिड माने जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट ले लिए जाएंगे और 2025 के एसआईआर में आपका नाम जुड़ जाएगा। इसलिए इसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक्सएनआई टीवी में और क्या अपडेट होता है इस एडमिशन फॉर्म को लेके, एसआईआर चीज को लेके, ये भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्सएनआई टीवी, क्योंकि यहां पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।